महाराष्ट्र में जारी सियासी महासंग्राम के बीच शनिवार को भी जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखा। शिवसेना ने कहा है कि वो बागियों के सामने झुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ शिवसेना के बागी विधायकों के साथ असम में जमे एकनाथ शिंदे ने 38 विधायकों का समर्थन पत्र जारी कर दिया। शिंदे की तरफ से जारी पत्र में 38 विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सियासी सहमत के जारी खेल के बीच हिंसा की खबरें भी आनी शुरू हो गई है। पुणे में शिवसेना विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा उनके दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान शिव सैनिक सावंत के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखे। उन्होंने तानाजी सावंत के ऑफिस और दुकानों की दीवारों पर गद्दार लिख दिया। तानाजी सावंत भी एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं। एक दिन पहले शुक्रवार को भी शिवसेना के कुर्ला से बागी विधायक मंगेश कुडालकर के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी। इस हमले का आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लगा था। कुडालकर मुंबई के कुर्ला से शिवसेना के विधायक हैं। वो शुक्रवार को गुवाहाटी गए थे और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे। इसके पहले शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के नासिक में बागी नेता एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर भी कालिक पोत दी थी। पोस्टर पर अंडे भी फेंके गए और शिंदे के विरोध में जोरदार नारेबाजी भी की गई थी। इन सब के बीच शनिवार को पुणे में शिवसेना के विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना के बीच सियासी घमासान जारी है। इसमें एक ओर है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तो दूसरी ओर है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। दोनों के बीच तलवारें खींची नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में जो जुबानी जंग अब तक मीडिया के कैमरों के सामने जारी था, उसका टेम्परेचर अब और बढ़ गया है। ठाणे में तो धारा 144 तक लगानी पड़ गई है। एक और शिवसेना वर्कर्स के एक धड़े में नाराजगी दिख रही है, तो इस बीच शिवसेना के दूसरे धड़े मसलन एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शिंदे समर्थक 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटा ली गई है। इस बात से एकनाथ शिंदे इस कदर खफा हुए हैं कि उन्होंने इसे लेकर सीएम उद्धव समेत प्रदेश के गृह मंत्री और डीजीपी को एक चिट्ठी लिख डाली है, जिसमें उन्होंने सरकार पर यह आरोप मढ़ दिया है कि 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा का हटाया जाना दरअसल दुर्भावना से लिया गया फैसला है। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भरे लहजे में ये तक कह डाला कि अगर विधायकों के परिवारजनों को कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए कोई और नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और शरद पवार ही जिम्मेदार होंगे। मराठी में 5 पन्नों में लिखी गई इस चिट्ठी का मजमून कुछ यूं है। हम वर्तमान विधायक हैं, तथापि हमारे आवास पर और साथ ही हमारे परिवार के सदस्यों को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को प्रतिशोध के रूप में अवैध रूप से वापस ले लिया गया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह भयावह कदम हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है और एनसीपी और कांग्रेस के गुंडों वाली एमवीएस सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए हमारे हाथ जबरन मरोड़ने की कोशिश है। शिंदे के इन आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने शिंदे के आरोपों को सरासर गलत बताया है। अपने ट्वीट में गृह मंत्री दिलीप वलसे ने लिखा है, ना तो मुख्यमंत्री और ना ही गृह विभाग ने राज्य में किसी विधायक की सुरक्षा हटाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के गृह जिले ठाणे में पुलिस ने निषेधाज्ञा लगा दी है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से हिंसा में प्रयोग किए जा सकने लायक अस्त्र शस्त्र आदि लाए या ले जाए नहीं जा सकेंगे। साथ ही किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस की ओर से इस तरह के कदम एहतियाती तौर पर उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगे के मामले में एसआईटी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट बरकरार रखी है। कोर्ट ने एसआईटी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही का मतलब ये नहीं, राज्य प्रशासन की यह साजिश थी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी पिछले 18 सालों से भगवान शंकर की तरह विषपान करते रहे, लेकिन किसी से कभी भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को नज़दीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले। बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि मोदी और बीजेपी के खिलाफ करीब 2 दशक से दुष्प्रचार चल रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। टू कीप द पॉट बॉइलिंग कहा। हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट। कौन थे वो आपके हिसाब से? नाम मैं बताता हूं बाद में। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है, और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने करा है। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे। आपको बता दें कि जस्टिस A.M. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और C.T. रवि कुमार की बेंच ने 452 पन्नों में फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जो छानबीन हुई उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं जो बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए हाई लेवल पर साजिश रची गई थी। दुनिया के सामने आतंक से पल्ला झाड़ने और अपने ही घर में आतंक को पनाह देने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है। आतंक से किनारा करने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर से जंग हसाई हुई है। दरअसल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक मुंबई के 26/11 अटैक के मेन हैंडलर साजिद मीर को पाकिस्तान में 15 साल की सजा सुनाई गई। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक साजिद को यह सजा टेरर फाइनेंसिंग के मामले में सुनाई गई है। सजा के साथ ही पाकिस्तान का एक झूठ भी सबके सामने आ गया। पाकिस्तान दावा करता रहा कि मुंबई हमले का मुख्य कर्ता धर्ता साजिद मीर उसके देश में नहीं है और संभवतः उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अब लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, जिससे पाकिस्तान के झूठ का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के प्रोजेक्ट मैनेजर बताया गया साजिद मीर की सजा के बारे में जानकारी एक सीनियर वकील ने दी है। ये वकील आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण केसों से जुड़े हैं। उन्होंने PTI को बताया कि इस महीने की शुरुआत में लाहौर में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लश्कर से जुड़े साजिद मीर को 15 साल की सजा सुनाई है।
उस पर 4 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया। वकील ने आगे बताया कि करीब 45 साल के साजिद मीर को अप्रैल में गिरफ्तार किया था। तब से वो लाहौर के कोट लखपत जेल में है। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस का काउंटर टेररिज्म विभाग अक्सर इस तरह के मामलों की जानकारी मीडिया को देता है, लेकिन साजिद मीर की सजा को लेकर उसने चुप्पी साध रखी। इस सजा और अदालती कार्यवाही की जानकारी मीडिया को इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि ये जेल के अंदर बंद कमरे में की गई, जहां उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। साजिद मीर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है। उसे मुंबई हमलों का प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाता है। उसने हमले से पहले 2005 में फर्जी पासपोर्ट और नकली नाम पर भारत का दौरा भी किया था। साजिद मीर ने ही डेविड कोलमैन और बाकी आतंकवादियों के साथ मुंबई में आतंकवादी हमले की प्लानिंग की थी। उसे लश्कर के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी माना जाता है। साजिद मीर को भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी उसे पिछले 10 सालों से खोज रहा है। FBI ने उस पर $50 लाख का इनाम भी रखा है। देश और दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। दुनिया के कई देशों में चौथी लहर चल रही है, तो वहीं अब भारत में भी पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना केसों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसने स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा रखी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश में कोरोना की सुपर स्पीड के बीच एक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के साथ ही देश में अब एक्टिव केसों की संख्या कुल तकरीबन 92,000 तक पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 15,940 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,205 मामले मिले। इसके बाद केरल में 3,981, दिल्ली में 1,447, तमिलनाडु में 1,359 और कर्नाटक में 816 नए मामले सामने आए। देश में कुल नए मामलों में से 74.8% नए मामले इन 5 राज्यों में मिले हैं। कोरोना के नए केस मिलने के बाद देश में अब मिले संक्रमितों की संख्या 4,33,78,234 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसमें कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,974 हो गई है। उधर देश में कोरोना की रिकवरी रेट अब 98.58% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 12,425 मरीज ठीक भी हुए। अब तक देश भर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,61,481 हो गई है। कोरोना केसों में जिस तरह से लगातार इजाफा होता जा रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के बढ़ते मामले चौथी लहर की आहट भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र, केरल में सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश भी जारी किए हैं और कोरोना रोकथाम से संबंधित सभी संभव उपाय करने को कहा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।